हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नैंसी। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम और सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जो है वो 1-2 दिन में हमारी क्लासेस जो है वो डिले हो रही हैं, यानी कि नहीं हो रही हैं। वो इस वजह से कि मुझे जो है वो लू लग गई थी, यानी कि हमारे राजस्थान में बोलते हैं लू लग जाती है तब तबीयत खराब हो जाती है। तो वैसे ही मेरी जो है वो लू लगने से तबीयत खराब हो गई। इस वजह से जो है वो मैं 2-3 दिन से जो है वो क्लास नहीं ले पा रही थी। और सभी ने जो है वो मुझे मतलब कि इतनी ज़्यादा बधाई दी, इतना ज़्यादा कांग्रेट्स किया। एंड सभी स्टूडेंट को जो है वो दिल से बहुत बहुत थैंक यू सो मच, जो आपने जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो मुझे बधाइयाँ देकर जो है वो मोटिवेट किया है आगे कुछ और करने के लिए। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, अब हम जो है वो हमारे टॉपिक पे बात करते हैं। तो आप सभी को पता है कि मैं राजस्थान ज्योग्राफी जो है वो आपको पढ़ा रही हूँ। तो उसी सीरीज में जो है वो हम आगे पढ़ते चले जा रहे हैं, सभी टॉपिक को कवर करते हुए चले जा रहे हैं, जिसमें कि जो है वो मैं आज आपको राजस्थान की मिट्टी यानी कि राजस्थान की जो सॉइल आ जाती है, मिट्टी यानी मृदा संसाधन जो आ जाते हैं, उसके बारे में पढ़ाऊंगी। तो ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसे नहीं है कि मैं सीधे आपको ये बता दूं कि मतलब पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, पूर्वी क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है। ऐसा मेरा कुछ नहीं है। सबसे पहले मैं आपको जब पढ़ाऊंगी तो स्टार्टिंग से जो है वो पूरी थ्योरी के साथ में, कॉन्सेप्ट के साथ में हर एक चीज को समझाते हुए चलूंगी। तो आप जो है वो पूरे वीडियो को देखना है और नोट्स बनाना है। ठीक है, जैसे ही मैं बोर्ड से साइड हटती हूँ तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद में जो है वो नोट्स बना लेना। ठीक है, अब हम जो है वो शुरू करते हैं। राजस्थान की मिट्टी। राजस्थान की मिट्टी का टॉपिक यानी कि राजस्थान के भूगोल में जो है वो, जो कि रीट मेंस में और आरएस में सभी कंपटीशन एग्जाम में जो है इससे 1-2 क्वेश्चन बनते हैं, तो वो जो है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन हमें जो है वो सबसे ज़्यादा बात यही है कि डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि पता नहीं आरपीएससी का क्या मन पड़े और वो जो है वो आपसे डिटेल से पूछ ले। ठीक है, तो अब हम जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे सारी चीज़ें। तो राजस्थान की मिट्टी यानी कि राजस्थान की मिट्टी या मृदा संसाधन, मृदा संसाधन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आता है कि जो मिट्टी जो है, मृदा जो है, उसे कहते किसे हैं, यानी कि मृदा की परिभाषा क्या आ जाती है, मृदा क्या होती है। तो पहला क्वेश्चन हमारा आता है मृदा। मृदा जो है वो हमारे भूपृष्ठ पर जो असंगठित पदार्थ की वह ऊपरी परत जो कि मूल, चट्टान या वनस्पति के योग से निर्मित होती है, उसको हम मृदा कहते हैं। यानी कि भूपृष्ठ पर असंगठित पदार्थ, यानी कि जो भूमि का जो पृष्ठ जो होता है उस पे जो असंगठित पदार्थ की वह परत, यानी कि असंगठित पदार्थ की वह परत जो मूल चट्टाने व वनस्पति के योग से, यानी कि मूल, चट्टान और वनस्पति के योग से निर्मित होती है, मृदा कहलाती है। निर्मित होती है मृदा कहलाती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आरएस मेंस में या प्री में भी जो है वो आपसे इससे क्वेश्चन कर लेते हैं। और एक आता है कि मृदा का अध्ययन जो है वो किस शाखा में किया जाता है। मृदा का अध्ययन जो है वो किस शाखा में किया जाता है। तो मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी में किया जाता है। यानी मृदा का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, तो पेडोलॉजी में जो वो मृदा का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में मृदा का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये तो मृदा की परिभाषा हुई। अब हम बात करते हैं मृदा संरचना के बारे में, यानी कि मृदा की संरचना क्या आ जाती है उसके बारे में। मृदा संरचना में मैं जो है वो आपको एक चित्र बना के समझाऊंगी। इसमें इतना भाग यानी कि 45%, 5%, 25% और 25%, ये जो है वो खनिज, यानी कि 45% जो है वो खनिज पदार्थ आ जाते हैं, खनिज पदार्थ, और 5% जो है वो कार्बनिक पदार्थ, न होने वाला
संसाधन, पुनर्नवीन न होने वाला संसाधन माना जाता है, पुनर्नवीन न होने वाला संसाधन माना जाता है। ठीक है, तो ये तो हुई मृदा के बारे में बेसिक से जानकारी जो कि मैंने कंप्लीट जो है वो आपको बता दी है। अब हम जो इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात करी थी कि मृदा, हम राजस्थान की मिट्टी, राजस्थान की मृदा, राजस्थान की मृदा संसाधन के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले हमें जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि मृदा की परिभाषा क्या होती है, मृदा क्या होती है। तो भूपृष्ठ पर, यानी कि जो भूमि का पृष्ठ होता है, भूपृष्ठ पर जो असंगठित पदार्थ की वह परत जो कि मूल चट्टानों व वनस्पति के योग से निर्मित होती है उसको हम मृदा कहते हैं। यानी कि भूपृष्ठ के ऊपर असंगठित पदार्थों की वह परत जो कि मूल चट्टानों व वनस्पति के योग से निर्मित होती है उसको हम मृदा कहते हैं। मृदा का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो पेडोलॉजी में किया जाता है। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। और ये मृदा जो होती है वो वनस्पति के बढ़ने उगने के लिए जीवांश और खनिजांश प्रदान करती है। यानी कि मृदा जो है वो हमारी जो वनस्पति होती है और या फिर हमारे जो है वो उनके उगने के लिए या उनके बढ़ने के लिए जो है वो जीवांश और खनिजांश प्रदान किनके द्वारा किया जाता है? तो मृदा के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि मृदा की सतह जो वो 30 से 40 सेंटीमीटर होती है, किंतु यह 150 सेंटीमीटर या इससे अधिक गहराई में भी हो सकती है। यानी कि जो मृदा की जो लेयर होती है, सतह होती है, वो मोस्टली मुख्यतः तो जो है वो 30 से 40 सेंटीमीटर होती है, लेकिन वो किंतु वो जो है वो 150 सेंटीमीटर से अधिक गहराई में भी जो है वो हो सकती है। फिर हमने बात करी थी कि अगर अनुकूल परिस्थितियां रहती हैं तो 1 से 2 सेंटीमीटर मोटी मृदा की परत बनने में 2 शताब्दी लग जाती है। अगर सारी चीज़ें ठीक रहती हैं, अनुकूल परिस्थितियां रहती हैं, तो 1 से 2 सेंटीमीटर मोटी मृदा की जो लेयर होती है, परत होती है, उसको बनने में जो वो 2 शताब्दी लग जाती है। ठीक है, फिर हम बात कर रहे थे कि ये जो मृदा जो होती है वो कुछ समय के बाद में जो वो नष्ट हो जाती है। कुछ समय के बाद में इसमें जो पौष्टिक पदार्थ जो होते हैं वो उनकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ये मृदा बेकार हो जाती है। यानी कि ये वनस्पति के लिए और कृषि के लिए जो है वो इसका कोई यूज नहीं हो पाता। बात करी थी कि यह जो है वो खत्म हो जाती है, इसी वजह से ये पुनर्नवीन न होने वाला संसाधन माना जाता है। यानी कि जब ये मृदा खत्म हो जाती है वनस्पति के लिए, कृषि के लिए पूरी तरह से तरीके से खत्म हो जाती है, कोई यूज नहीं रहता है इसका, तो ये पुनर्नवीन होने वाला संसाधन माना जाता है। फिर हमने बात करी थी मृदा की संरचना के बारे में। मोस्टली आपको यूट्यूब पे इतना डीप में नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन हमें जो है वो सारी चीज़ों को कवर करते हुए चलना है। तो मृदा की संरचना, उसमें 45% खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, 25% कार्बनिक, मतलब 5% कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है, और 25% मृदा वायु पाई जाती है। ठीक है, मृदा वायु पाई जाती है, और 25% जल वायु पाया जाता है। ठीक है, मृदा जल 25% इसमें मृदा और जल पाया जाता है, और 25% इसमें मृदा और वायु पाई जाती है। मृदा और वायु, सॉरी गलती से लिखा गया। यानी कि 25% जो वो मिट्टी में मृदा व जल पाया जाता है, और 25% मृदा में वायु पाई जाती है, और 5% कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। तो मृदा में जो वो पोषक पदार्थ कौन कौन से आ जाते हैं, पोषक पदार्थ कौन कौन से आ जाते हैं, पोषक तत्व कौन कौन से आ जाते हैं? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम जो है वो इसमें आ जाते हैं। तो आप फटाफट से नोट करो। हम बात करते हैं मृदा परिच्छेदिका के बारे में कि मृदा परिच्छेदिका जो है वो क्या होती है। तो मृदा परिच्छेदिका में 3 मुख्य सहस्त्र स्थितियां होती हैं। उन सहस्त्र स्थितियों को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी आपको जो है वो सारा स्ट्रक्चर जो है वो ये समझ में आएगा। तो मृदा परिच्छेदिकाएं जो आती है, इसमें जो है वो 3 मुख्य संस्तर होते हैं, जिसमें कि वास्तविक मृदा जो होती है, यानी कि रियल मृदा जो होती है, रियल सोइल जो होती है, वो सबसे ऊपर होती है, ये तो आप सभी को पता है। उसके बाद में उपमृदा होती है जो कि उससे नीचे होती है, उपमृदा उससे नीचे होती है। आधारी चट्टानें सबसे नीचे होती है। आप देखते हो कि आप मिट्टी को हटाओगे तो ऊपरी मृदा जो है वो वास्तविक मृदा होती है, फिर उसके नीचे जो है वो मतलब इसके नीचे उपमृदा आपको मिलती है, यानी कि थोड़ी बहुत। उसके बाद आप देखोगे तो आपको जो है वो कुछ कंकड़ से या कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी, यानी कि आधारी चट्टानें आपको उसके नीचे दिखाई देंगी। तो ये जो है वो 3 मुख्य सहस्त्र स्थितियां आती हैं। फिर आता है कि भौतिक व रासायनिक संगठन तथा जैविक अंश के आधार पर
जैविक अंश के आधार पर मृदा का प्रत्येक संस्तर दूसरे से बिल्कुल भिन्न होता है। यानी कि अगर हम बात करें तो भौतिक व रासायनिक संगठन और जैविक अंश के आधार पे जो मृदा का जो प्रत्येक संस्तर जो होता है, यानी कि मृदा का जो प्रत्येक संस्तर वो दूसरे से बिल्कुल भिन्न होता है, दूसरे से बिल्कुल भिन्न होता है। यानी कि इन तीनों के आधार पे जो मृदा का जो प्रत्येक संस्तर जो होता है वो एक दूसरे से बिल्कुल जो है वो भिन्न होता है, अलग होता है। फिर हम बात करें तो मृदा निर्माण की जो लंबी प्रक्रिया है के दौरान इस भिन्नता का विकास होता रहता है। यानी कि जो मृदा का निर्माण होता रहता है, इसकी लंबी प्रक्रिया है, लंबी प्रोसेस है, तो उसी दौरान इन संस्तर या इन स्थितियों का जो है वो विस्तार विकास जो है वो होता रहता है। अब कैसे वो हम इसमें समझेंगे। यानी कि ये मृदा संस्तर स्थिति तथा आधारित चट्टानों का जो वो मैंने चित्र बनाया है, इसमें जो वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि मृदा के संस्तर जो है वो कौन सा जो है वो ए लेयर में आता है, बी में आता है, सी में आता है, डी में आता है, यानी कि किस तरीके से आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो है वो मृदा के ऊपर जो मैंने आपको पहले जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बता दिया था वनस्पति और उनके जो है वो बढ़ने उगने के बारे में जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने क्लियर तरीके से आपको बताया है। ये वनस्पति के उगने बढ़ने का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने पढ़ा दिया। तो अब सबसे पहले हम बात करें ऊपरी मृदा। ऊपरी मृदा जो है वो मृदा की ऊपरी परत को बोलते हैं। ऊपरी मृदा किसे बोलते हैं, तो मृदा की ऊपरी परत को बोलते हैं। फिर आता है उपमृदा। उपमृदा यानी कि जो अपेक्षित चट्टान पदार्थ, बालू, गाद तथा चिकनी मिट्टी जो होती है वो उपमृदा कहलाती है। यानी कि अपेक्षित होकर चट्टानें जो है वो ऐसे बिखर जाती हैं, या फिर जो बालू गाद जमा हो जाती है, या जो चिकनी मिट्टी जो होती है वो उपमृदा के रूप में जानी जाती है। एक आता है अधमृदा। अधमृदा जो है वो अपेक्षित मूल चट्टानी पदार्थ जो आता है वो बोलते हैं, उसको बोलते हैं अधमृदा। ठीक है, तो वो मूल चट्टानी पदार्थ जो अपेक्षित नहीं हुए, यानी कि एक तो आ जाता है अपेक्षित मूल चट्टानी पदार्थ और एक आ जाता है मूल चट्टानी पदार्थ जो अपेक्षित नहीं हुए। यानी कि जो अधमृदा जो आती है इसमें एक तो अपेक्षित मूल चट्टानी पदार्थ आ जाते हैं और एक ऐसे मूल चट्टानी पदार्थ आ जाते हैं जो कि अपेक्षित नहीं हुए हैं। इतनी गर्मी में आपको इतने अच्छे चीज़ें जो है वो कॉन्सेप्ट के साथ में आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप जो है वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो एंड शेयर भी कर दिया करो। यानी कि ऐसा तो है नहीं कि हम जो है वो आपके लिए मेहनत नहीं करते हैं, इतना अच्छा कंटेंट लेके आते हैं और इतनी गर्मी में जो है वो आपको लिए पढ़ा रहे हैं अच्छे से, पसीने पसीने हो रखे हैं और फिर भी आपको पढ़ा रहे हैं, तो फिर आप शेयर तो कर ही सकते हो। फिर हम बात करते हैं इधर संस्तर स्थिति के बारे में। तो संस्तर ये जो वो ऊपर की तरफ हुमस होती है, यानी कि हमारे राजस्थान में बोलते हैं ना हुमस, तो आप वो तो समझ जाओगे आप। तो फिर उसके बाद में जो वो संस्तर स्थिति, ये जो है वो यहाँ पे मृदा। फिर संस्तर स्थिति सेकंड जो आती है वो उपमृदा आती है और संस्तर स्थिति थर्ड जो आती है वो अपेक्षित चट्टानें आती है। ठीक है, और संस्तर स्थिति फोर्थ जो आती है वो आधारित चट्टानें आती है। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट आता है ये मृदा के संस्तर को समझने के लिए, आधारित चट्टानों को समझने के लिए जो है वो मैंने बनाया है। तो आप इसको फटाफट से नोट करो। उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट देखते हैं मृदा के कारकों के बारे में। मृदा के कारक, तो मृदा के जो है वो मुख्यतः 5 कारक है। मृदा के कारक मुख्यतः जो है वो मृदा के 5 कारक आ जाते हैं। मृदा निर्माण के कारक मुख्यतः 5 आते हैं, यानी कि मृदा निर्माण के विकास की अवधि। ठीक है, यानी कि अब हम जो एक रिवीजन कर लेते हैं। मृदा निर्माण के कारक, यानी कि जो मिट्टी जो है, मृदा जो उसका निर्माण होता है उसके कारक कौन कौन से आ जाते हैं, तो इसके 5 कारक आते हैं। 5 कारक कौन से आते हैं? 5 कारक में पहला आता है आधारित चट्टानें या जनक पदार्थ, उसके बाद में आता है स्थानीय जलवायु, उसके बाद में जैविक पदार्थ, और फिर चौथा आ जाता है ऊंचाई या उचावच अर्थात स्थलाकृति। ऊंचाई उचावच कहाँ होंगे? स्थलाकृति में होंगी। ये मैंने आपको जब पढ़ाया था, पहले ज्योग्राफी स्टार्ट करी थी उस टाइम मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। मृदा के विकास की अवधि, मृदा जिस तरीके से विकास करती जाती है उसकी अवधि, फिर मैंने जो है वो आपको इस चित्र से जो वो समझाया। जैसे कि मृदा में जो है वो यहाँ पे जलवायु को प्रभावित करती है वनस्पति। ठीक है,
जलवायु को प्रभावित कौन करती है, ये मैंने आपको मानसून का मौसम का टॉपिक पढ़ाया था, उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो रट्टा मरवा दिया है, इससे अच्छा तरीके से जो है वो आपको पढ़ा दिया तो आप समझ ही जाओगे। तो जलवायु को प्रभावित करती है वनस्पति, जो नष्ट होकर निर्माण करती है किसका, ह्यूमस का, ठीक है। यानी कि जलवायु को प्रभावित कौन करती है, तो वनस्पति करती है, लेकिन वनस्पति नष्ट होकर जो है वो किसका निर्माण करती है, ह्यूमस का करती है। फिर इसके बाद में अब आता है कि जलवायु से ही जो है जिसके परिणाम स्वरूप अपेक्षित होते हैं, कौन होते हैं, सेल होते हैं। सेल से किसका निर्माण होता है, खनिज पदार्थों का निर्माण होता है। यानी कि जलवायु के जिसके परिणाम स्वरूप अपेक्षित होते हैं सेल, जिसके परिणाम स्वरूप अपेक्षित होते हैं सेल, और सेल से किसका निर्माण होता है, खनिज पदार्थों का निर्माण होता है। फिर हम बात करते हैं क्रियाशील कारक, यानी कि इनमें क्रियाशील कारक कौन कौन से आ जाते हैं, तो जलवायु और जैविक कारक जो आते हैं वो क्रियाशील कारक हैं। यानी कि क्रियाशील कारक कौन से आते हैं, तो जलवायु और जैविक कारक क्रियाशील कारक आते हैं। और निष्क्रिय कारक कौन से आ जाते हैं, तो जनक पदार्थ, स्थलाकृति और विकास की अवधि। यानी कि निष्क्रिय पदार्थ कौन कौन से आ जाते हैं, निष्क्रिय कारक। निष्क्रिय कारक कौन कौन से आ जाते हैं, तो एक तो जो है वो जनक पदार्थ आ जाता है, और इसके साथ में जो है जनक पदार्थ आ जाता है, और एक स्थलाकृति आ जाती है, और विकास की अवधि जो है वो इसके अंतर्गत आ जाती है। यानी कि ये दो कारक जो आते हैं वो क्रियाशील कारक आते हैं, लेकिन ये तीनों कारक जो आते हैं वो निष्क्रिय कारक आते हैं। हम बात करते हैं जनक पदार्थ के बारे में, यानी कि जैसा कि मैंने आपको जनक पदार्थ के बारे में बताया था, उसी में जो हम पढ़ते हैं जनक पदार्थ, मिट्टी के नीचे स्थित चट्टानी संयंत्र को जनक पदार्थ कहा जाता है। संयंत्र के बारे में मैंने आपको बता दिया है, जनक पदार्थ कौन सा है वो भी मैंने चित्र में अकॉर्डिंग जो है वो आपको बता दिया है। अब हम जो इसको क्लियर तरीके से देख रहे हैं, तो जनक पदार्थ जो होता है वो मिट्टी के नीचे स्थित जो चट्टानी संयंत्र जो होता है उसको हम जनक पदार्थ कहते हैं, क्योंकि इसी से मिट्टी का जो वो निर्माण होता है। अब आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं मिट्टी का निर्माण किससे होता है, तो मिट्टी का निर्माण जो वो जनक पदार्थ जो कि चट्टानी संयंत्र के नीचे होता है उसी से इसका निर्माण होता है। मिट्टी के नीचे स्थित चट्टानी संयंत्र जनक पदार्थ, इसी से जो है वो मिट्टी का निर्माण होता है। जनक पदार्थ विखंडित होकर यांत्रिक, रासायनिक और जैविक कारक, यानी कि जब जनक पदार्थ जो है वो विखंडित होकर यांत्रिक, रासायनिक और जैविक कारकों के प्रभाव से धीरे धीरे अपेक्षित होते रहते हैं। यानी कि जो ये जैविक कारक के प्रभाव से जो है वो धीरे धीरे ये अपेक्षित होते रहते हैं। जनक पदार्थ विखंडित होकर यांत्रिक, रासायनिक और जैविक कारकों के प्रभाव से धीरे धीरे अपेक्षित होते रहते हैं। यांत्रिक व रासायनिक विधियों से होने वाले अपक्षय की दरों में अंतर होता है, और यह चट्टानी संरचना, उसकी कठोरता और जलवायु पर निर्भर करता है। यानी कि यांत्रिक और रासायनिक विधियों में होने वाले जो अपक्षय की दरों में जो अंतर होता है, और यह जो चट्टानी संरचना जो होती है वो उसकी कठोरता और जलवायु के ऊपर निर्भर करता है। अगला हम बात करते हैं अपक्षय की गति। अगर अपक्षय की गति जो है वो बढ़ती जाती है तो मृदा के निर्माण की गति जो है वो भी बढ़ती जाएगी। जैसा कि आप उष्ण और आर्द्र जलवायु प्रदेशों में देखते हो, यानी कि जैसा कि आप उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश में देखते हो कि जो मतलब कि अपरदन की गति अगर बढ़ती जाती है तो मृदा का निर्माण भी जो है वो बढ़ता जाता है, यानी कि बहुत तेज गति से जो है वो मृदा का निर्माण होता है। नेक्स्ट आता है जलवायु। तो अब हम बात करें तो जलवायु का जो है वो एक जलवायु दो भिन्न प्रकार के जनक पदार्थ एक ही प्रकार की मिट्टी का निर्माण करते हैं। यानी कि आपके पास में एक ही जलवायु है और दो भिन्न प्रकार के जनक पदार्थ है, तो वो एक ही प्रकार की मिट्टी का निर्माण करेंगे। यानी कि एक जलवायु है और दो भिन्न प्रकार के जनक पदार्थ है, तो वो एक ही मिट्टी का निर्माण करेंगे। लेकिन आपके पास में जो है वो एक जनक पदार्थ होता है तो दो जलवायु होती है, और तो ये जो है वो दो प्रकार की मिट्टी का निर्माण करेंगे। अगर इसकी जगह दो आ जाता है, तो अगर आपके पास में एक जनक पदार्थ होता है, दो जलवायु होती है, तो ये दो ही प्रकार की मिट्टी का निर्माण करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैविक पदार्थ के बारे में। तो जैविक पदार्थ हमारा वनस्पति, जीव, जीवाणु, घास, झाड़ियाँ और ये जो जितने भी चीज़ें आ जाती हैं उनके द्वारा जो है वो हवा के नाइट्रोजन को रासायनिक यौगिक में बदल दिया जाता है, जिसका उपयोग जो है वो पौधे करते हैं। यानी हवा के नाइट्रोजन को किस में बदल दिया जाता है, रासायनिक यौगिक में, जिसका उपयोग जो है वो पौधे करते हैं। और पौधे जो है वो जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकीकरण का कारक इसी वजह से कहे जाते हैं। यानी कि जो रासायनिक कारक का उपयोग करके पौधे इनका यूज़ करते हैं, तो इसी कारण की वजह से जो है इसको जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकीकरण कारक कहा जाता है। स्थलाकृति मिट्टी के जमाव व अपरदन के जल प्रवाह की गति पर प्रभाव डालती है। स्थलाकृति क्या करती है कि हमारा जो मिट्टी का जमाव होता है, मिट्टी का अपरदन होता है, या फिर उसका
जल प्रवाह की जो गति होती है उसको उस पर प्रभाव डालने का काम जो है वो स्थलाकृति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जल के प्रवाह की गति, उसके जमाव और उसके अपरदन पे प्रभाव डालने का काम जो है स्थलाकृति के द्वारा किया जाता है। और मिट्टी के विकास की जो अवधि आ जाती है वो मैंने आपको जो है वो बताई दी है, 1-2 सेंटीमीटर से जो है वो होता है। तो ये तो ही हमारी जो है वो मृदा के बारे में बेसिक से जानकारी, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा जो मोस्टली जो टॉपिक है वो अभी आगे जो है वो अगला सेशन होगा उसमें जो है वो होगा। तो आप जो है वो इसके जितने भी चीज़ें मैंने करवाई है वो नोट कर लेना। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड बाय।